Hey everyone, welcome back to my channel Crack UPSC with Anshika. So in this video we are going to cover quick revision module of polity part 3. We have already created part 1 and part 2. You can go and check it out that on my channel. And I want to say you all that this module is so effective for your comprehensive coverage of polity, and you can even find each and every topic covered that is important from the perspective of prelims examination. So that is why I have taken an initiative and I'm helping you revise this module quickly before prelims examination. So I want your support and I want to say that please like, subscribe, and share my channel as much as possible. So without any further delay, I would like to start the video. So today's topic is preamble. We are going to cover preamble whole. Okay, so let's start. सबसे पहले preamble की definition देख लेते हैं. So what is preamble basically? A preamble basically a preface of the constitution. You can say this is a preface, gist और क्रक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा क्रक्स उसका प्रीफेस मतलब सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आने वाली हैं, अभी कौन कौन सी प्रोविज़न कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वो उसका एक प्रीफेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम टॉपिक्स देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, उसमें क्या क्या कवर्ड है, कंटेंट क्या है उसमें. तो एग्जैक्टली द सेम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले अगर आप प्रियाम्बल पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो. ठीक है, ऐसा प्रीफेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज. It says that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. So this is a definition. And then justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो बेसिकली ये क्या है, ये प्रियाम्बल है, यही प्रियाम्बल में लिखा हुआ है, यही सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में आने वाली हैं. इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है, हु आर द सोर्स ऑफ द और अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पीपल इटसेल्फ. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था प्रीवियस वीडियोज़ में कि पीपल जो है दे एक्चुअली दे आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, व्हाट इज़ द नेचर? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो ये नेचर है इंडियन स्टेट का. और डेट ऑफ अडॉप्शन अगर देख लो, अडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को? तो नवंबर 1949 को. डू हियरबाय अडॉप्ट, इनैक्ट, एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज रिटन हियर. तो ये इतना तो रट्टा होना चाहिए. प्रियम्बल तो एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता ही होना चाहिए, इवन आपके दिमाग में ऑल द टाइम हमेशा होना चाहिए. ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं क्या है. नाउ विल सी द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट तो हमने स्टार्टिंग में देखा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, अभी यही पढ़ेंगे हम. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सॉरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड देन जस्टिस यहाँ पर है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है. नेचर क्या है सबसे पहले देख लें. सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट, फ्री इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर. ठीक है, तो हमें अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वी आर फ्री टू टेक दैट डिसीजन. वी हैव नो इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल वी हैव बट वी डोंट हैव एन एक्सटर्नल कंट्रोल. सो बेसिकली दीज आर थिंग. इंडिपेंडेंट होना चाहिए स्टेट एंड नो डोमिनियन और ऑफ अदर नेशन. ठीक है, यूएन, जैसे हमने बोला है ना कि कॉमनवेल्थ की जो यूएन मेंबरशिप, यूएन कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो इंडिया ने ले रखी है. तो इंडिया मतलब फ्री है, वो जब चाहे उस मेंबरशिप को हटा सकता है. वो दे कैन रिमूव देमसेल्फ फ्रॉम दैट मेंबरशिप और ऑर्गेनाइजेशन. तो ये है. तो अगर यूएन और कॉमनवेल्थ मेंबरशिप हैज़ नो इफेक्ट ऑन इंडिया सॉवरेनिटी, तो ये बोल रहा है. अब डेमोक्रेटिक को देख लेते हैं. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ठीक है, तो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, डेमोक्रेटिक तो होता ही है कंट्री वो अगर डेमोक्रेसी है वहाँ पर. सब मैनिफेस्टेशन की बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. डेमोक्रेसी में राइट टू वोट तो होना चाहिए ना. तो ये मतलब सम मैनिफेस्टेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल चाहिए कि राइट टू वोट होना चाहिए, पीरियोडिक इलेक्शंस पीरियोडिकली होनी चाहिए, पॉलिटिकल प्लस सोशल प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए. रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक दो कैटेगरीज में होते हैं, डेमोक्रेटिक, मोनार्की एंड रिपब्लिक. ठीक है, मोनार्की मतलब वन पर्सन इज द मोनार्क, इज द रूलर.
ठीक है, तो एक पर्सन के पास सारी पावर एकदम कंजस्टेड और इंटीग्रेटेड है। और रिपब्लिक में क्या होता है, द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, मोनार्की की बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट, क्वीन, हेरिडिटरी पोजीशन होती है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्शन नहीं होता है। तो सबसे बड़ा चीज़ तो ये इलेक्शन नहीं हो रहा है, हेरिडिटरी पोजीशन है। तो जैसे कि एग्जाम ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन में जो हेड होता है वो हेरिडिटरी पोजीशन के थ्रू होता है। दैट्स वाई ब्रिटेन इज़ नॉट रिपब्लिक बट इंडिया इज़ रिपब्लिक, बिकॉज यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, चाहे इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट इलेक्शन इज हैपनिंग हियर। ठीक है, रिपब्लिक की बात करें तो इधर इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेड। ठीक है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन पीपल एंड नॉट इन सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जस्टिस, जस्टिस 3 फॉर्म्स में होती है, टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है इसको। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट सोशल डिस्टिंक्शंस, कास्ट रिलीजन के बेसिस पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड एज सोशल। इकोनॉमिक क्या होता है, एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए इनकम में, वेल्थ में, प्रॉपर्टी में। सोशल प्लस इकोनॉमिक, इन दोनों को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस बोथ कंप्राइज टुगेदर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, पॉलिटिकल की बात करें तो सारे सिटीजन्स के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए, दे शुड हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट एज वेल। ठीक है, और लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। और ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ये लिए गए थे कहाँ से, दे आर बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा जाता है इन तीनों को, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। वन कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम अदर टू। ठीक है, लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, अभी पहले भी पढ़ा था। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये सब ना प्रियम्बल के वर्ड्स हैं, डिट्टो। तो आपको वही याद रखना है। ठीक है, यू शुड रिमेंबर द प्रियम्बल, आपको लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, so that even you can incorporate these kinds of things in your mains examination। तो ये सारी चीज़ें, नॉट एब्सोल्यूट, लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड लिबर्टी। ठीक है, विद लिमिटेशंस होते हैं, बट लिमिटेशंस जो होते हैं ना वो क्या है, और लिमिटेशंस जो है वो जो है आर्बिट्रेरी नहीं होने चाहिए। ठीक है, आर्बिट्रेरी लिमिटेशंस की बात नहीं हो रही है, लिमिटेशंस होने चाहिए बट रीजनेबल होने चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं आप। तो वही दैट इज जब रिस्ट्रिक्शन लग रहा है बट रीजनेबली, दैट इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलर राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है, इक्वालिटी की बात हो रही है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन, provision of adequate opportunities for all individual without any discrimination, equality of status and of opportunity, ये सब लिखा हुआ है। 3 डायमेंशंस होता है इक्वालिटी के, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सिविल जो सिविक होता है 14 से 18 तक होता है, फंडामेंटल राइट का। और पॉलिटिकल राइट्स कौन, 325 एंड 320, ये किससे रिलेटेड है, वोटिंग से रिलेटेड है, राइट टू वोट। ठीक है, 3 डायमेंशंस है इक्वालिटी के। इकोनॉमिक 39, आर्टिकल 39 ऑफ DPSP। 325 क्या होता है, नो पर्सन इज डिक्लेयर शुड बी डिक्लेयर्ड is to be declared ineligible for inclusion in the electoral rolls on the ground of religion, race, caste, sex. 326 by right to vote, like election to the Lok Sabha and state assemblies, to be on the basis of adult suffrage. Adult suffrage मतलब voting right. Okay. Fraternity, sense of brotherhood. मैनिफेस्टेशन मतलब एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट कौन कौन सी चीज़ें इंश्योर करती हैं, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल ड्यूटी है जो प्रमोट करती है हार्मनी एंड ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें। इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, इस प्रियम्बल है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, येस ऑफ कोर्स, प्रीफेस है ना ये, सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं ना, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, प्रियम्बल। येस, बट इट इज़ नॉट अ सोर्स और लिमिटेशन टू पावर। तो मतलब ये प्रियम्बल जो है ये जस्टिसेबल नहीं होता है। ठीक है, जस्टिसेबल नहीं होता, नॉन जस्टिसेबल होता है। मतलब अगर इसकी किसी प्रोविज़न, प्रियम्बल की किसी प्रोविज़न को अगर कोई इंडिविजुअल फॉलो नहीं करता है तो उसको मतलब उसको कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा। तो बेसिकली ऐसा है कि उसके ऊपर कोई लॉज ऐसे एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। रिलेटेड केस की बात करूँ तो बैरोबरी यूनियन केस 1960, इट इज़ नॉट अ पार्ट। उस टाइम कहा गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट। तो ये तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरोबरी में कहा गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन केशवानंद भारती में कहा गया था इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में। देन LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में कहा गया था इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्रूशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इस प्रियम्बल अमेंडेबल, तो प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट था वही ला दिया गया। ठीक है,
तो 1973 में केशवानंद भारती केस आया था उसके थ्रू, और फिर अमेंडेड ओनली वंस, अभी तक केवल एक बार हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें 3 टर्म को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एडिशन बता रहा है इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या एडिशन हुए थे प्रियम्बल में। तो 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट जो है उसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का को एग्जिस्टेंस होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ एप्लीकेबल है, हमारे यहाँ फॉलो की जाती है, तो बेसिकली यही है। नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात हो रही है, ये इंडिया ने अडॉप्ट किया है, ठीक है, प्रियम्बल में। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को नहीं अडॉप्ट किया है, मतलब एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पर तो हमारा मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी हम फॉलो करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों की पार्टनरशिप होती है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं है। ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीयन दोनों का, मतलब मार्क्सिज्म, गांधीयन क्या है, सोशलिस्टिक है, इनका क्या है, इनका है कम्युनिस्टिक, तो बेसिकली यही है। तो दोनों को मिलाकर ब्लेंड है, उन दोनों का ब्लेंड है, ठीक है, विद हैवी टिल्ट टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। डीपीएसपी की बात करें तो ऑल्सो सोशलिस्ट कॉनोटेशन देती है। सेकुलर की बात करें, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, मतलब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब सारे रिलीजन को इक्वली पैट्रोनाइज किया जाएगा, ठीक है, all religion has same status and support from state. Article 25 to 28, which is a fundamental right, तो fundamental right for freedom to religion दिया हुआ है। इवन integrity was added to reflect broader interpretation of fraternity. So मतलब integrity जो है fraternity के concept पे मतलब इसको add किया गया है इसी concept पे, which promote a spirit integral structure of nation which consists of diverse caste, class, religion, रीजन, लैंग्वेज, सेक्स, आइडियोलॉजीज, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सो अभी मैंने बोला था ना, इट इज़ अ प्रीफेस, एसेंस, सोल, क्रक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, कंटेन द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, रिसेंबल द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू इन दिसंबर 19, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ यूएसए इंस्पायर्ड। सो यूएसए से इंस्पायर्ड है, बट कंटेंट इज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एंड दैट स्पीच वॉज द that time given by Pandit Jawaharlal Nehru, ठीक है। Some related facts देख लीजिए। Till the passage of the Indian Independence Act 1947, India was a dependency of the British Empire from August 15, 1947 to Jan 26, 1950। इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस जो था पहले वो अंडर था ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में, ठीक है, और 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 1947 से जैन 26, 1950 तक इंडिया का स्टेटस क्या था, डोमिनियन था, डोमिनियन अंडर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। देन उसके बाद जैन 26, 1950 से इंडिया अपने आप को एकदम फ्री डिक्लेयर कर लेता है, ठीक है, एक सॉवरेन एंड रिपब्लिक बॉडी, ठीक है, रिपब्लिक कंट्री बेसिकली। हाउएवर पाकिस्तान जो है वो 1956 में करता है यही चीज़। टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस। अब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहाँ पर, बट हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में। तो अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइसेस होते हैं, 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम क्या होता है, जहाँ पर रेफरेंडम मतलब कोई एक मतलब पार्टी होती है, लाइक 2 पार्टीज पुट पे है, एंड वहाँ पर पीपल्स का रेफरेंडम लिया जाएगा कि प्रपोज वेयर बाय प्रपोज लेजिस्लेशन इज रिफर टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स दिए जाते हैं वहाँ पर। तो किसी एक को दिया जाएगा वहाँ पर रेफरेंडम के थ्रू वहाँ पर मतलब पार्टीज को सेलेक्ट किया जाएगा। रिकॉल की बात करें तो वेयर वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपर्ली। तो मतलब जहाँ पर वोटर्स के पास इतनी पावर है दैट दे कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंटेटिव को हटा सकते हैं एट एनी टाइम, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं करते फुल्ली, मतलब अपनी ड्यूटीज़ को अगर ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तो दे पीपल्स हैव द पावर दैट दे कैन रिमूव देम एट एनी टाइम, ओके। इनिशिएटिव क्या है, वेयर पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर एनैक्टमेंट। ये है प्लेबिसाइट क्या, ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ एनी, मतलब कोई भी इशू है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है, वहाँ पर पीपल को ओपिनियन ऑब्टेन करना वो प्लेबिसाइट के थ्रू होता है। मतलब प्लेबिसाइट होता है ना कि लोगों से पूछो वो सही है इशू कि नहीं, मतलब उनसे पूछ कर करना। तो बेसिकली ऐसे, जैसे सपोज दैट मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, ओके, तो प्लेबिसाइट में मतलब ये होता है कोई इशू है उनको रखा गया सामने, अगर 3 ने बोला येस
तो दैट इशू वुड बी एप्लीकेबल, मतलब उसको जो है दैट इशू वुड बी पास्ड हियर। एंड 2 ने बोला नो, अगर 3 ने बोल दिया नो तो फिर वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे प्लेबिसाइड करके लोगों का ओपिनियन डायरेक्टली लेकर। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, इलेक्टेड बाय द पीपल, एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, दस ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इट इज़ ऑफ 2 काइंड्स, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो ये एंड होता है। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी भी आज ही ख़त्म कर देते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। सो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो बेसिकली यही है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत। अब पता है आपको इंडिया एंड भारत दोनों टर्म क्यों लिया गया, क्योंकि क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि हमें इंडिया टर्म लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ बीन यूज सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड लोग जानते हैं इंडिया नाम से। अब भारत कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमारी हिंदी भाषा है और हम भारत बोलते हैं, तो भारत नेम जो है चूज़ करना चाहिए। तो दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लेंड ले लिया दोनों का, मतलब कॉम्प्लेक्सली बेसिकली इंडिया दैट इज़ भारत कर दिया, ताकि जो है दोनों जो है चीज़ें जो फुलफिल हो पाएँ। ओके, the states and the territories thereof shall be specified in the first schedule, ठीक है। The territory of India shall comprise the territories of the state, union territories and territories that may be acquired by the government of India at any time, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है, स्टेट तो होते ही है, मतलब इंडिया तो है, यूनियन स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, और टेरिटरीज जो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी टाइम में बाद में एक्वायर करे, तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में आ जाती है पर्टिकुलर डेफिनेशन में, ठीक है। वाई, तो यूनियन ऑफ, अभी यहाँ पर देखा ना, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिया गया है रादर देन कॉलिंग इट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन बिकॉज फेडरेशन तो जब बोला जाएगा जब वो एग्रीमेंट के थ्रू होगा, ठीक है, ये मर्जर होगा स्टेट्स का। यहाँ पर यूनियन है, हम ऐसे ही जुड़े हैं, हमें कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है सच, तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम ऐसे। सो द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है, अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। तो ये जो फेडरेशन वाला है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट पे सूट करता है। द स्टेट हैव नो राइट, स्टेट के पास राइट ही नहीं है दैट दे कैन सुसीड देमसेल्फ फ्रॉम द फेडरेशन, ओके। सो नोट, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो होता है वो एक वाइडर टर्म है रादर देन यू कैन व्हेन यू से यूनियन ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या आता है, नॉट ओनली स्टेट्स ही नहीं बल्कि यूटी भी आ जाती है, प्लस साथ में जो टेरिटरी बाद में एक्वायर किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दैट्स वाई इट इज़ रिटन दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ओके। सो यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया अगर बोलते हो तो वहाँ पर केवल स्टेट्स आएंगे। Then the states are the members of the federal system and share a distribution of the federal system and share distribution of power within with the center. So UT and acquired territories directly administered by the central government. ठीक है, ये सारी चीज़ें। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, सो आर्टिकल 2 बेसिकली एम्पावर्स द पार्लियामेंट को एम्पावर करता है दैट दे कैन एडमिट एनी पार्ट or any territory into the Union of India, and they can even establish new states or in such terms and conditions as it thinks fit, okay. So article 2 relates to the admission or establishment of new state that are not part of India, मतलब जो पहले से पार्ट नहीं है उनका एस्टैब्लिशमेंट यहाँ हो रहा है, मतलब बाहर से कोई टेरिटरी को अगर एक्वायर कर रहे हैं तो उनको एक नए स्टेट में हम परिवर्तित करें या फिर उनको लाइक इस्टेब्लिश करें, तो दैट वुड बी दैट इज बेसिकली द आर्टिकल 2 इज सेइंग, ओके। आर्टिकल 3 क्या है, इसमें क्या था, नॉट पार्ट, ठीक है। इसमें जो पार्ट है लाइक जो इंडिया के पार्ट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, तो फॉर्म एन स्टेट बाय, हम उनको चाहे सेपरेट करके एक नया स्टेट बना दें, या फिर हम उनको यूनाइट करके मर्ज करके एक नया स्टेट बना दें, या फिर हम यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मर्ज करके नया स्टेट बना दें, तो दैट विल बी, मतलब जो यहाँ पर हमारे पहले से स्टेट्स हैं उनकी बात हो रही है। तो आर्टिकल 3 पार्लियामेंट के पास ये पावर है दैट दे कैन सेपरेट, दे कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ स्टेट, बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो ये सारी चीज़ें। They can even increase and diminish the area of any state. They can alter the boundaries and names of any state. 2 condition laid down in Article 3. Article 3 में 2 conditions है, कौन कौन सी, प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। बिल इंट्रोड्यूस करने के पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है, recommendation basically, and then recommendation के बाद president has to refer such bill to the concerned state legislature for expressing their view within a specified period, ठीक है। तो उनके व्यूज़ लेने के लिए जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजो, लेकिन इट इज़ नॉट मतलब ये मैंडेटरी नहीं है या फिर ये बाउंडेशन नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो उसे फॉलो करना है या फिर उसे इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
they will only send that particular bill, ठीक है, to them. And the president की बात करें तो parliament is not bound by the views of state legislation and may either accept or reject, ठीक है, तो उनके views के लिए मतलब जो भी वो advice देते हैं तो मतलब वो चाहे accept कर सकते हैं reject कर सकते हैं, even if views are received in time. An amendment to the bill, so no fresh reference need to be made to the state legislation. In case of UT के केस में no reference need to be made. कोई ज़रूरत नहीं है स्टेट के पास भेजने की, बिकॉज दे हैव मतलब बिकॉज हमें पता है कि जो यूटीज़ होते हैं दे आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंटर, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि सेंटर के पास आप भेजो. अब इन्फेरेंस की बात करें तो इंडियाज़ indestructible union of destructible state, ठीक है, whereas USA is indestructible union of indestructible state, ये होता है यूएसए के लिए, ठीक है. आर्टिकल 4 की बात करें तो लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 जो है, ये 4 जो है आर्टिकल 2 एंड 3 की बात कर रहा है बेसिकली. ये कह रहा है कि आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी प्रोविजंस है उनको करने के लिए आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. देयरफॉर सच लॉज कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस. अब इम्पॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है रिगार्डिंग द केसेस रिगार्डिंग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख लेते हैं क्या है. सो ये जो जजमेंट्स हैं दे आर रिलेटेड टू आर्टिकल 4, ठीक है. सो बेरीबरी यूनियन केस की अगर मैं बात करूँ, फॉर सीडिंग इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट. इंडियन टेरिटरी अगर फॉरेन स्टेट को हम दे रहे हैं, ठीक है, इफ दे आर सीडिंग देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत है फिर आर्टिकल 368 के अंडर में. इन अनदर जब लेकिन मिनिमल अगर करना है मिनिमल एडजस्टमेंट करना है ना, तो फिर वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बस वो मिनिमल की ज़रूरत है, मिनिमल की बात है वहाँ पर. यहाँ पर क्या है कि अगर दे रहे हैं इंडियन टेरिटरी मतलब ठीक ठाक मात्रा में अगर हम दे रहे हैं, इफ़ वी आर गिविंग देम, यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, यहाँ पर इफ़ वी आर सीडिंग देम ceding to a foreign state, then there's a requirement of amendment under article 368. In another judgment in 1969, Supreme Court held settlement of a boundary dispute between India and another country, ठीक है, does not require a constitutional amendment. Settlement अभी जस्ट मैंने बोला ना एडजस्टमेंट या फिर सेटलमेंट डिस्प्यूट है और थोड़ा बहुत मिनिमल एरिया के लिए है, तो वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है. अब वेरियस कमीशन सेटअप फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, 3 तो पता होना चाहिए ना. एक जून 1948 में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन था, फिर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी थी, देन फजल अली कमीशन, ठीक है. इसके चेयरमैन एस के धर थे, इसके मेंबर्स थे JVP दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पीस हो जाएगा पत्ताभी सीतारमैया, और यहाँ पर हो जाएगा फजल अली कमीशन में चेयरमैन फजल अली. मेंबर्स कौन कौन थे, KM पनिक्कर एंड HN कुंजरू. अब इसमें क्या इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज मतलब अगर आप डिवीज़न कर रहे हो स्टेट्स का, रीऑर्गेनाइज कर रहे हो स्टेट को, तो लैंग्वेज बेसिस मत लो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस लो, ठीक है. फिर सेकंड वाले में बोला गया था, उसमें भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया गया था कि लैंग्वेज शुड नॉट बी द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स. लेकिन थर्ड वाले में एक्सेप्ट किया गया था, बट सर्टेन मॉडिफिकेशंस थे इसमें, जैसे कि इन्होंने कहा था कि थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को आप हटा दो, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फजल अली कमीशन को एक्सेप्ट किया था, और वो क्या है तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें अब सबसे पहले तो आप जान लो कि पहली लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी थी, पहली स्टेट कौन सी थी जो लिंग्विस्टिक कैटेगरी के हिसाब से बनी थी, तो आंध्रा वॉज द फर्स्ट स्टेट, वॉज क्रिएटेड इन 1953 बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास. और ये इसलिए हुई थी क्योंकि देयर वाज अ पर्सन हु डाइड फास्टिंग, ठीक है, फास्ट करते करते उनकी डेथ हो गई थी. दे वांटेड द सेपरेशन ऑफ द स्टेट्स, सो दैट्स व्हाई सो आंध्रा बना था. तो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक, so I will like to end the video. I want to take a leave, and please like, subscribe and share my channel if you're liking this initiative of mine, and please support. We need support, I need support actually. So thank you so much, we'll meet again soon, bye bye.